तो भाई लोगों, जान बची और लाखों पाए। 400 पार वाले 300 तक भी नहीं पहुंच पाए। जी हाँ, सारे एग्जिट पोल के रुझानों को झूठा साबित करते हुए ऐसा इलेक्शन रिजल्ट आया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दिन रात 400 पार की कस्में खाने वाली बीजेपी 250 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाई। जैसे तैसे इंडिया 290 को पार कर पाया है। इंडी गठबंधन, हाँ, उस नालायक बच्चे की तरह निकला जिसके पास होने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी और वो 10वीं में 70% ले आया। वाह क्या सीन है। चुनावी रिजल्ट आते ही ऐसे ऐसे कांग्रेसी नेता बाइट देने टीवी पर आ गए जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद वो कोरोना की दूसरी वेव में निकल तो नहीं लिए। 100 सीटें जीतकर कुछ कांग्रेसी नेता तो इतने ज्यादा जोश में आ गए कि वो देश को ये बताने लगे कि सरकार बनने के बाद वो क्या क्या करेंगे। फिर किसी ने उनके मुंह पर ठंडा पानी मारकर उनसे बोला कि अरे ओ चचा, अरे ओ 100 सीट वाले चचा, तुम्हारी सीटें बढ़ी हैं मगर बैठना तुम्हें विपक्ष में ही है। मगर जो नतीजे आए हैं उससे बीजेपी वाले अभी तक कांप रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस उत्तर प्रदेश में वो 70 सीटें लाने की सोच रहे थे वहां वो 35 पर ही कैसे अटक गए। उन्हें पता नहीं है कि जिस बंगाल में वो 25 से 30 सीटें लाने का दावा कर रहे थे वो 15 सीटों में वहां कैसे अटक गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर राजस्थान और हरियाणा में क्लीन स्वीप का सपना देख रही बीजेपी वहां आखिर क्लीन बोल्ड कैसे होगी। तो भाई लोग, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे हमारे सामने आ गए हैं। बीजेपी और एनडीए मिलकर फिर से सरकार बनाने जा रही है, ये बात तय है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये भी पक्का है। मगर जिस तरह के नतीजों का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया था वो नतीजे उसके आसपास भी नहीं। ये नतीजे वैसे ही हैं जैसे कॉलेज की सुंदर कन्या को दूर दूर से देखकर आप सोचते हो कि वो आप पर मरती है और एक दिन बात करने पर पता चलता है कि वो आपका नाम भी नहीं जानती। इस बार के एग्जिट पोल और असल नतीजों में इतना ही गैप है। तो हुआ ये कि अपने दम पर 350 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी की 240 सीटों के आसपास ही बैटरी डिस्चार्ज हो गई। दूसरी तरफ जिस कांग्रेस पार्टी को कोई घास भी नहीं डाल रहा था और जिन राहुल गांधी के लिए लोगों ने अपनी तरफ से बैंकॉक के एक धर्मशाला में कमरा भी बुक करवा दिया था, वही राहुल गांधी कांग्रेस के लिए छप्पर फाड़ रिजल्ट लेकर आए हैं। पिछले 2 इलेक्शन में 60 सीटों से पहले ही टें बोल जाने वाली कांग्रेस 100 सीटों के करीब पहुंच गई। जिस इंडिया अलायंस को कोई 150 सीटें नहीं दे रहा था वो बेलगाम घोड़े की तरह 225 से पार चली गई। शाम होते होते बीजेपी को समझ में आ गया कि अगर यूपी की तरह 1-2 स्टेट में और गड़बड़ हो गई होती तो 400 सीटें आना तो दूर, खाने के बाद डकार आना भी मुश्किल हो जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अकेले उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की ऐसी लुटिया डुबोई है कि बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आने से चूक गई। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले इस बार 70 पार जाने की डंके पीट रहे थे, वहां सपाइयों के हाथों उनकी ऐसी पिटाई हुई है कि वो 35 के आसपास ही क्या हो गए राहुल जी, खत्म। वो तो भला हो उड़ीसा जैसे स्टेट का जहां पर बीजेपी पहले से 8-10 सीटें ज्यादा ले आई। वो तो भला हो एमपी और गुजरात का जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई। वरना तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक और राजस्थान से लेकर बंगाल तक जनता ने उससे जो बेवफाई दिखाई है उसमें उसकी सरकार भी जा सकती थी। देखिए, बीजेपी अगर पिछली बार से 50-60 सीटें कम लाई है तो इसके गणित को समझने के लिए आपको कोई मैथ की ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पर यूपी, राजस्थान, बंगाल और महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस ने उसका कूड़ा कर दिया। पिछली बार की 62 सीटों के मुकाबले बीजेपी इस बार अगर यूपी में 25-30 सीटें कम लाई हैं तो इसके कारण सामने आए हैं। बीजेपी ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा जिन्हें जनता तो क्या उनके घर वाले भी पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा बीजेपी के 400 पार के नारे पर विपक्ष ने यह माहौल बनाया कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल गई तो मोदी जी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और तो और मोदी जी तो आपके तंदूर से आपकी रोटी भी चुरा ले जाएंगे। और इन सब से ओबीसी और एससी में डर का माहौल बनाया गया और बड़े लेवल पर बीजेपी के खिलाफ वोट पड़े। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने टिकट देने में काफी समझदारी दिखाई। मायावती ने ऐसे कैंडिडेट्स उतारे जिन्होंने आखिर में बीजेपी के ही वोट काटे। साथ ही पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजनाओं से भी जो यंगस्टर्स थे वो बीजेपी से नाराज दिखाई दिए। इसी तरह राजस्थान में भी बीजेपी ने जहां पिछली बार 25 में 25 सीटें जीती थी, इस बार वो सिर्फ 14 सीटें जीत पाई। यूपी की तरह यहां भी गलत टिकट वितरण, ज्यादातर जगह तो गलत कैंडिडेट की वजह से लोकल समीकरण बिगड़े और बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। शेखावटी रीजन में जाटों की नाराजगी, SC/ST वोट का बीजेपी के खिलाफ जाना, ये बड़ा फैक्टर साबित हुआ। महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़े तो उन्होंने महाराष्ट्र के 48 में से 41 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी के साथ जाने का बीजेपी के डिसीजन को जनता ने ठेंगा दिखाया और बीजेपी को महाराष्ट्र में 20 सीटों के करीब नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे सरप्राइज हार हो गई बंगाल से। पार्टी को उम्मीद थी कि वो लास्ट टाइम की अपनी 18 सीटों की जो टैली थी उसको इंप्रूव करेगी, लेकिन इस बार बंगाल में वो 10-1 सीटों के आसपास ही सिमट गई। कुल मिलाकर इन 4 स्टेट में जो लॉस हुआ, बीजेपी उसे उड़ीसा जैसे स्टेट में मिले 10 सीटों की गेंद से भर नहीं पाई। मगर जैसा कि हमने आपको बताया, गुजरात,
एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्य ने 2019 की तरह इस बार भी बीजेपी की झोली भर भर कर सीटें दी, जिसके चलते बीजेपी 240 सीटों का आंकड़ा पार कर गई और टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से एनडीए बड़े आराम से 272 के मैजिक फिगर को पार कर गई। सहयोगी भी अगर बीजेपी की तरह बिछ गए होते तो बीजेपी का रायता फैल सकता था। अब सवाल यह है कि इस इलेक्शन रिजल्ट में कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के लिए मैसेज क्या है। अब आप इसको ना दो तरीके से देख सकते हो। देखने का नजरिया एक ये है कि जो कांग्रेस पार्टी पिछली बार 55 सीटों के आसपास जीती थी, इस बार वो 100 को टच कर गई। आखिरी बार कांग्रेस ने जब 100 सीटें जीती थी तब ऋषभ पंत पापा की साइकिल पर बैठकर स्कूल जाते थे और अमूल का 1 लीटर दूध 10 रुपए का आया करता था उस टाइम। इसीलिए उनका खुश होना तो बनता है। जो यूपीए पिछली बार 130 सीटें जीत पाई थी, अगर इस बार वो 230 सीटें जीत गई है तो उनका तो भैया कांच पर नाचना बनता है। मगर अब मैं जो कहने वाला हूं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सपोर्टर्स एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और बात यह है ना बॉस कि भले ही बीजेपी की 40-50 सीटें कम आई मगर सरकार तो अब भी एनडीए की ही बन रही है। इंडी गठबंधन वाले बीजेपी को चाहे कितना ही क्यों ना चिढ़ा लें, लेकिन सच भी यही है कि अब भी बीजेपी की अकेली इतनी सीटें आई हैं जितनी इंडी गठबंधन में शामिल 30 पार्टियों की मिलाकर नहीं आई हैं। हेलो। तीसरी बात यह है कि जब भी कोई पार्टी 10 साल से रूल कर रही हो तो उसके खिलाफ एक जायज एंटी इनकम्बेंसी होती है। अब उस एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है तो क्या यह कम बड़ी बात है? बात तो सही है। मुझे याद है 2009 में 5 साल राज करने के बाद जब कांग्रेस की 206 सीटें आई थी तो इसे उसके काम पर जनता की मुहर बताया गया था। अगर 5 साल बाद 206 सीटें लाना सरकार के काम पर जनता की मुहर है तो फिर बीजेपी तो 10 साल बाद 240 सीटें ला रही है। वहीं कांग्रेस ने जब 10 साल राज किया तो उसके बाद 2014 में उसकी टोटल सीटें 44 थी, यानी कि आज की बीजेपी से 200 सीटें कम। दूसरी बात, कांग्रेस अपनी सीटें 100 टच करने पर खुश हो सकती है, मगर यह भी सच है कि अगर 10 साल तक बीजेपी के खिलाफ इतना गुस्सा था, इतनी नाराजगी थी, उसके बावजूद बीजेपी कांग्रेस से 2.5 गुना ज्यादा सीट ला रही है तो यह कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है ब्रो। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा तो कांग्रेस को उठाना चाहिए था। तीसरी बात, जब कोई पार्टी लगातार चुनाव जीतती है तो बीच में एक आध बार ऐसा होता भी है कि उसकी कुछ सीटें कम हो जाए। जैसे बीजेपी गुजरात में पिछले 35 साल से चुनाव जीत रही थी, मगर 2017 के विधानसभा चुनाव में जब उसकी 99 सीटें आई तो उसके विरोधियों ने कहा कि देखो बीजेपी गुजरात में खत्म होने वाली है। मगर हुआ क्या? 2022 के इलेक्शन में बीजेपी को 156 सीटें आई और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बोले तो कांग्रेस क्या हो गई राहुल जी? खत्म। ये उसी तरह है जैसे क्रिकेट के मैच में होता है। अगर आप कुछ मैच आसानी से जीतते हैं, कुछ मैच में फाइट होती है, मगर आखिर में मैटर यही करता है कि जीता कौन। तो भाई सच्चाई यही है कि जीती तो इस बार भी बीजेपी ही है। कांग्रेस को भले ही 100 सीटें मिली, इंडी गठबंधन भले ही 225 को टच कर पाया, इससे उन्हें एनर्जी भी मिलेगी, लेकिन यह भी सच है कि क्रिकेट मैच की तरह अगले चुनाव में उन्हें भी फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जहां तक बीजेपी की पॉलिटिक्स का सवाल है, एक बात के लिए तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो अपनी गलतियों से सीखते बहुत जल्दी हैं। बीजेपी सरकार को यह सीखना ही पड़ेगा कि जनता को यह बात पसंद नहीं आई कि आपने किसी से भी गठबंधन कर लिया, दूसरी पार्टियों से आए लोगों को टिकट दे दिया। बीजेपी को यह भी समझना होगा कि जब आपको अपनी वेलफेयर स्कीम पर भरोसा है, आपको अपने टॉप लीडर पर भरोसा है, तो फिर बाकी की चालाकियों से बचना चाहिए। तो बस एक बार फिर से जो जीते हैं उनको भी बधाई और जो अच्छे से लड़े उनको भी बधाई। मगर यह अफवाह कौन फैला रहा है कि हारे जीते चाहे कोई भी, आखिर में सरकार नीतीश कुमार की बनती है। हमारा सारा विश्लेषण ठीक है, बस ये ना पता लगे कि रात को नीतीश जी के अंतरात्मा ने उन्हें कुछ और समझा दिया और सुबह झोला उठाकर वो किसी और गठबंधन में चले गए। इसलिए मेरा एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं से यही अनुरोध है कि भाई बार बार नीतीश जी को फोन मत लगाओ। बात करनी है तो उनकी अंतरात्मा से बात करो, क्योंकि आखिर में सारे फैसले तो अंतरात्मा ही लेती है। हेलो। अगर हम गायब हो गए थे तभी हम फिर आपके साथ। बाकी आपके इस रिजल्ट पर क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना।